तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में मरीजों को अब ब्लड टेस्ट की हाईटेक सुविधा प्राप्त होगी। बता दें कि यूपी सरकार के केजीएमयू लखनऊ के ब्राउन हॉल में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लगवाई गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। उसके साथ उप मुख्यमंत्री विजयेश पाठक, राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विपिन पुरी मौजूद रहे। आपको बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ब्लड बैंक में लगी इस मशीन से खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी प्रकार के पैथोजन की पहचान करना बेहद आसान हो जाएगा। मतलब इस मशीन के जरिए अब खून के हर खतरे की जानकारी मिल पाएगी। इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी की ये मशीन अब तक एशिया के किसी भी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है। इसके संचालन से देश भर के लोगों को काफी लाभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मशीन के साथ ही केजीएमयू में गुरुवार को थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग की शुरुआत भी की है। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि देश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुछ नई प्रगति के नए आयाम छूते हुए हम सब इसे देख रहे हैं। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं। आखिर उन्नति और अवनति क्या है? एक बीज का वृक्ष बन जाना, ये उसकी उन्नति है। लेकिन एक बीज का पड़े पड़े सड़ करके नष्ट हो जाना, ये उसकी अवनति है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में कीर्तिमान गढ़े। हम लोग जिस परिसर में बैठे हैं, चिकित्सा विज्ञान में जाना पहचाना नाम है। पूरी दुनिया में जहां भी चिकित्सक हैं और आप जब जाते हो बताते हो हम भी जॉर्जियन हैं, तो आपका सम्मान बढ़ता है और आपको सम्मान मिलता है। एक बार आप एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो तो उस पे एवरेस्ट पर खड़े रहना और चुनौती है। जाके तिरंगा फहरा के उतर आना तो चलो ठीक है, लेकिन केजीएमयू परिवार ने यह तय किया है कि वो खड़ा भी रहेगा और तिरंगा लगातार फहराता भी रहेगा। और इस दिशा में नए नित्य नवाचार करना, नए प्रयोग करना। अब आप सोचिए कि जब कोरोना महामारी का काल आया या अन्य कोई बीमारी महामारी आई, तो भारतवर्ष का सर्वाधिक बड़ा ब्लड बैंक हमारे पास है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आ गया, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बड़ा फैसला, छठ पर 2563 अतिरिक्त बसें संचालित की जानी है। बता दें कि लखनऊ कानपुर से विशेषकर संचालन होगा। पूर्वांचल के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, पूर्वांचल के लिए परिवहन सुविधाएं ये उपलब्ध होंगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का ये बड़ा फैसला है। छठ पर 2563 अतिरिक्त बसों को चलाया जाएगा। लखनऊ कानपुर से विशेषकर ये संचालन किया जाएगा। पूर्वांचल के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि आपको बता दें कि छठ बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में जो लोग बिहार जाने वाले हैं उनकी अधिकतर संख्या उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि अधिकतर बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में कामकाज के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में उनको कोई भी दिक्कत छठ पर्व पर ना हो, उसको लेकर यह बड़ा फैसला परिवहन विभाग की तरफ से लिया गया है। पूरे देश में दिवाली के बाद छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ होता है। वैसे तो छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पुरुष तिथि पर होती है, जिसमें प्रातःकाल में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। लेकिन छठ पूजा एक दिन नहीं बल्कि 4 दिवसीय उत्सव है। छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से प्रारंभ होता है और समापन प्रातकालीन सूर्य को अर्घ्य देकर होता है। इस पूजा के लिए तैयारी दिवाली पूर्व से ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा की तैयारी को लेकर हमारे जनता टीवी संवाददाता ने गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में व्रत का सामान खरीद रही व्रती महिलाओं और पुरुषों से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
बिहार से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था का पर्व छठ के व्रत अब कल सुबह नहाय खाए से शुरू होगा। कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें इसको 2 दिन व्रत रखती हैं, कुछ माताएं बहनें 3 दिन व्रत रखती हैं। हम इस समय बाजार में मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सुपली है, तमाम तरीके की जो छठ में पूजा में इस्तेमाल होता है उसकी खरीदारी यहाँ महिलाएं कर रही हैं और कल से वो नहाय खाए से व्रत शुरू करेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम छठ पर्व में जो इस्तेमाल होता है, गरी है, वह कई तरह की नींबू, देखिए बड़े बड़े नींबू हैं, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी शुरू हो गई है। यानी कि कल से जो व्रत शुरू होगा उसके लिए खरीदारी पूरी तरीके से यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे रोली है या कई तरह की ये जो छठ पूजा में जो इस्तेमाल होता है वो सभी यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है। लोग यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं, यहाँ पे महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, पुरुष खरीदारी कर रहे हैं। यानी कि कल से महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस व्रत को बड़े ही जो है कठिन परिश्रम से रहते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 दिन निराजल व्रत रहा जाता है। कुछ भी खाना पीना सब कुछ, यानी कि पानी तक इस व्रत में नहीं पिया जाता है। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो बेच रही हैं और इस छठ व्रत में क्या क्या इस्तेमाल होता है। दादी, यहाँ पे क्या क्या बेच रही हैं आप और कौन कौन सा चीज इस्तेमाल होता है? अर्घा के सामान में का बोला कोसिया रहाला, दिया रहाला, कोसा रहाला, अर्घा रहाला, फल रहाला और का रही चाउर रहाला, दौरा रहाला, चूड़ा रहाला, अनेक गन्ना रहाला, अनेकों सामान। तो आपने देखा ये बुजुर्ग महिला हैं जो 40 से 50 साल से यहाँ पे लगातार वो बेचते चली आ रही हैं व्रत का सामान। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम महिलाएं हैं जो खरीद रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। कल नहाय खाए से ये व्रत शुरू होगा, जो एक कठिन जो है व्रत रहता है। और ये पूरी तरीके से आपको बता दूं कि ये व्रत जो है इस तरीके का व्रत है कि महिलाएं जो है बिना पानी के यानी निराजल 48 से 72 घंटे तक लगातार इस व्रत को रखती हैं। आप यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम पूछेंगे। कल से नहाय खाए से व्रत शुरू हो रहा है, कितनी तैयारी है? बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस वही हम खरीदने आए थे। कल सूप दौरा। क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? कल सूप दौरा, फल और नारियल, गागल, ये सब माँ ही मतलब करती हैं, तो माँ को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दिल्ली तो से हम लोग लेके आप जाते होंगे घाट से? सब कुछ करते हैं हम लोग प्रॉपर, मतलब जो भी आस्था का पर्व है उसमें जितना समर्पण हो सकता है वो हम लोग देते हैं पूर्ण रूप से। कितने साल से आप रह रहे होंगे? लगभग मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 15 साल से ये चीज़ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माता जी और पहले से रहती होंगे? हाँ, मम्मी भी बहुत टाइम से करते आ रही हैं, तो 20 साल लगभग मान सकते हैं आप, है ना। हर एक साल हम लोग इसी भाव से, इसी समर्पण के साथ पूजा पाठ करते हैं। बस यही है। आप सबको भी छठ पर्व की महाशुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जनता टीवी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो है माता जी की जो इतनी कठिन व्रत रहता है, आप लोग रहते हैं, तो उसको लेके जनता टीवी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से सारा छठ मैया की जो पूजा होती है उसकी पूरी यहाँ पे जो है सामान जो है आप यहाँ पे देखिए बिक्री हो रही है। यहाँ पे सुपली है, तमाम तरह की जो वस्तु इस्तेमाल होता है, जो पूजा में इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पे जो है महिलाएं खरीदारी शुरू कर दी हैं। कल से नहाय खाए से यह व्रत शुरू होगा। आपको बता दें कि आने वाले 72 घंटे यानी कि 30 तारीख की शाम को जो है सूर्य जब डूबता है तब वो व्रत रखा जाता, अर्घ्य दिया जाता है और फिर सुबह सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर महिलाएं जो है इस व्रत को समाप्त करती हैं। गोरखपुर से सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो वहीं भोले की नगरी काशी में भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से निकाली गई। टाउन हॉल से शुरू होकर शोभा यात्रा नदेसर स्थित विवेकानंद की प्रतिमा के पास जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में प्रदेश सरकार के कई नेता मंत्री शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम केवल कायस्थ समाज ही नहीं बल्कि अन्य वर्ग के लोगों को भी जोड़ता है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारे आदर्श महापुरुषों को जाने और समझे। आज
का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और ख़ास तौर पर जो भारत भूमि की परंपरा है, जिन लोगों ने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है, मैं स्वागत करता हूं यहाँ के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम बुलाकर और इससे सिर्फ कायस्थ समाज को ही नहीं जोड़ा है बल्कि समाज के सभी वर्गों को आज के इस जुलूस के कार्यक्रम में जोड़ा है। और ऐसे कार्यक्रम तो होने ही चाहिए, इसलिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृतियों को जाने समझे। जिन लोगों जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जो हमारे आदर्श की चीज़ें हैं, उनको समझें, क्योंकि आगे तो उन्हीं को बढ़ाना है। जिन लोगों ने ऐसी मान्यताओं को स्थापित किया जिनका लोहा दुनिया मानती है, तो उन मान्यताओं को भावी पीढ़ी भी समझे। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी युवा, काफ़ी नौजवान भी आज आए हुए हैं, तो एक अच्छी परंपरा है कायस्थ महासभा की। बहुत विश्व में लेखनी का जो भी पुजारी है, लेखनी से जिसकी भी जीविका चलती है, वो सभी के इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त है। जगत के सृष्टिकर्ता, न्याय अन्याय के देवता और धर्म अधर्म के देवता, उसको देखने वाले, उसको आकलन करने वाले। और ऐसे चित्रगुप्त महाराज जी की आज जयंती है। उस पर वाराणसी में, काशी में विशेष रूप से इस शोभा यात्रा का आयोजन, चित्रगुप्त शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के सभी वर्ग के लोग, जो भी लेखनी का उपयोग करता है, सभी लोग भाग लेते हैं। एक सामाजिक सद्भाव और मोदी जी के नेतृत्व में जो काशी में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का ये भी एक मापदंड है कि सभी लोग मिलके चित्रगुप्त जी के पूजा अर्चन करते हैं, उनके शोभा यात्रा में शरीक होते हैं। तो वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमित दुबे की बड़ी पहल की आपको बात बता दें। सहारनपुर, मथुरा, कन्नौज, हरदोई समेत कई जिलों में बंद बंदियों और कैदियों के लिए भैया दूज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से आई बहनों ने जेल में बंद भाइयों को मिठाई खिलाई है और शगुन का सूखा गोला देकर माथे पर टीका किया है। साथ ही भाई की लंबी उम्र की ईश्वर से भी प्रार्थना की है। तो ये 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सहारनपुर, मथुरा, कन्नौज और हरदोई, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। तो आपको बता दें कि जेल अधीक्षक ने ये बड़ी पहल की है, जिसके चलते बहनों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 नवंबर अगली तारीख दी है। 8 नवंबर को ये फैसला सामने आ जाएगा। साथ ही बता दें कि हिंदू पक्ष की 3 मांगों को लेकर सुनवाई हुई है। पहली, शिवलिंग की पूजा का अधिकार देने की मांग है। दूसरी, ज्ञानव्यापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग है। वहीं तीसरी, परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज के मुकदमे में ऑर्डर 7 रूल 11 पे जो बहस हुई थी, उन सब चीजों पर आज आदेश आना था। दोनों पक्षों का बहस इसमें कंप्लीट हो चुका था, इसमें ऑर्डर आना था, लेकिन माननीय न्यायालय ने थोड़ा बर्डनसम फील करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ रूलिंग्स और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ना है, देखना और उसका परिशीलन करना अभी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने 8 तारीख की तिथि तय कर दी है। उस दिन आदेश जो है आ जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कस्टडी में ले लिया है। आजम खान पर 2019 में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामला दर्ज था। आजम खान पर मोदी योगी के खिलाफ अपशब्द कहने और बयान से भावनाएं भड़काने का आरोप था, जिसमें आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्धारित सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने धारा 125, 505 और 153 के तहत आजम खान को दोषी करार दिया है। इस पर सपा प्रवक्ता फारूक हसन ने भी अपना बयान दिया।
देखिए ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे को कर ले यार। उसमें मैंडेटरी प्रोविजन जी उस बिना पर बेल, लेकिन मैं इंसाफ यार नीचे को कर ले। जजमेंट आया है और अदालत ही किसी भी उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए बहरहाल तो देश में लोगों का ये भरोसा है और हम भी इस बात को मानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादातर तमाम मामला सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों ने इंसाफ दिया है। लड़ाई लंबी है, ठीक है। इस समय हिरासत में है कोर्ट की, क्योंकि तीनों धाराओं में जो है उनका दोष सिद्ध पाया गया है। जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है उसमें वो सजा। संदीप भाई किन किन धाराओं पर? एक है 153 है, एक 505 है और एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उसकी 125। 3 धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है और इस समय वो हिरासत में है। बाकी जो जजमेंट है वो 3 बजे है। अप्रैल 2019 को प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है कि आजम खान ने हेट स्पीच दी थी, उसके सिलसिले में ये मुकदमा चल रहा है। क्या फैसला है? फैसले की अभी कॉपी हमें नहीं मिल पाई है, मगर हाँ उन्हें जो है पनिशमेंट दिया गया है। इसमें यही है कि कभी भी किसी के बारे में व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हैं वो नहीं करनी चाहिए और इस हद तक जिस हद तक ये आजम उसमें अपनी स्पीचों में गिरे थे, वो अब आप स्पीच देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि क्या क्या उसकी स्पीच में कहा था। क्या सुनाया आप जैसा? जो धाराएं हैं उन धाराओं में अधिकतर सजा होती है। 3 साल से मुकदमा चल रहा था तो उस फैसला उसमें यही होता है कि दोषी पाएगा और सजा। क्या फैसला? वो आप पढ़िए ना, अभी डिटेल ऑर्डर आने वाला है, उसको आप पढ़िए उसको। क्या वजह है? मैं आकाश सक्सेना जी के लिए आया हूँ। आज कोई हमारे रामपुर में इस लायक है जो आजम को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अच्छा, तो जो आजम खान के ऊपर जो सजा हुई उसी को लेकर बहुत बढ़िया हुआ। आज 2 नफिल शुक्राने के। तो ऐसा क्यों, मतलब? अरे जुल्म कर दिया, रिक्शे दे दी हाथों में। रामपुर में जो है वो पूरा एक माहौल डर का बना दिया, एक भय का माहौल बना दिया। किसी के चाट मार दिया, तेरी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, किसी का घर तोड़ दिया। बहुत जुल्म है। एक जुल्म हो तो बताया जाए। आज तो रामपुर की जनता बस दिवाली सच्चे में आज मनाएगी। देखिए, माननीय आजम साहब के मामले में माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों ने जो नफरती भाषण दिए उसके बाद मुकदमे लिखे गए, उन मुकदमों में क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, क्यों उनमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई, और विपक्ष के लोगों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए उनमें चार्जशीट दाखिल होती है, उनमें न्यायालय में पैरवी की जाती है। तो हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आखिर ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा। तो आजम खान को सजा को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राकेश त्रिपाठी का कहना है कि आजम खान ने जो बोया है उसी को काट रहे हैं। सत्ता के रसूख के दम पर जो अन्याय किया है उसका हिसाब जरूर होगा। 27 महीने के बाद जेल से बेल पर बाहर आए आजम खान को फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। योगी सरकार में उनके अत्याचार का एक एक चीज का हिसाब होगा। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्प विराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा।